हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीड्स ऑफ फिजिक्स। चलिए आगे चढ़ते हैं एंड लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन ग्राफ्स, सम मोर क्वेश्चंस ऑन ग्राफ्स. So let's read the first question. Okay, so this is saying that a stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second, taking acceleration due to gravity as 10 meter per second square. You have to draw the velocity time graph of motion of the stone till it comes back to the ground. See, obviously, if you are throwing something from the ground, then the object will go up first. It will attain its maximum height. After reaching the maximum height, it will tend to get back to the same point. That is the point from where it actually began its journey, which is the ground here. Now, knowing this thing, you have to construct the velocity time graph of this stone. Second part is that you have to make some calculations also. Apart from drawing the graph, you have to make some calculations also. Calculations क्या करनी है आपको? You have to find out what is the maximum height which is attained by the stone. अभी जब stone ऊपर जा रहा है, it is going to reach to a maximum height. वो height का evaluation करना है एक तो आपको. ये जो भी आपने information निकालना है, क्योंकि हमने पहले ग्राफ ड्रॉ किया है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम ग्राफ से ही कैलकुलेट करें. इसमें कोई अलग से आपको कैलकुलेशन करने की, कोई इक्वेशंस को यूज करने की ऐसा जितनी जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑल द कैलकुलेशंस विल बी परफॉर्म्ड यूजिंग द ग्राफ ओनली, राइट? सो फर्स्ट पार्ट इन द कैलकुलेशंस will be you have to find the maximum height which is reached by the stone, and second part is you have to find the net displacement and the distance covered by the stone. अभी जब आपका ऑब्जेक्ट पर जा रहा है, वापस आ रहा है, तो ये जो पूरा जर्नी है इसमें डायरेक्शन चेंज हो रहा है कहीं पर कि नहीं हो रहा है. एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोस कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब सेम होते हैं? व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन. सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने को बोला है, तो हो सकता है दोनों सेम हो और हो सकता है दोनों डिफरेंट हो, कुछ भी हो सकता है. सो सेम कब हो सकते हैं? When they are moving, when the object is traveling in the same direction, in the fixed direction throughout the time span which is allowed, throughout the journey. पर यहाँ पर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ऑब्जेक्ट पहले ऊपर जाता है, उसके बाद वो 180 डिग्री का रिवर्सल कर देता है. इट गेट्स बैक, it just follows its path and comes back to the initial point. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग अ चेंज इन डायरेक्शन. दो इट इज गोइंग टू ट्रैवल ऑन द स्ट्रेट लाइन, बट इट इज गोइंग टू अंडरगो अ चेंज इन इट्स डायरेक्शन. वो पहले ऊपर जाता है, रुकता है फॉर अ मोमेंट एंड देन इट कम्स बैक अलोंग द सेम पाथ. तो क्योंकि आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन रिवर्स हो गया, रिवर्सल माने चेंज हो गया, तो डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसका मतलब डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं आएगा. इस केस में डिफरेंट आएगा. ठीक है, अगर डायरेक्शन ना चेंज हुई होती तो आपके पास दोनों बराबर होते हैं, लेकिन अब यहाँ डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई है, तो आपका डिस्टेंस विल बी डिफरेंट फ्रॉम योर डिस्प्लेसमेंट. चलिए कैलकुलेशन करते हैं. सबसे पहले आपको क्या बनाना है? सबसे पहले हमें ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है. ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो भी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमें कैसे हेल्प करेगी ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने. देखिए, एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा, जो भी आपका स्केच बनेगा, बीटा स्ट्रेट लाइन, बीटा कर्व लाइन, जो भी आप बना रहे हैं स्केच, तो आपका जो स्केच का स्लोप रहेगा वो स्लोप ही आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहां से एक बात आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगी कि जो भी आप ग्राफ बनाएंगे वो एक कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ होगा. वो ग्राफ एक कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ होगा. क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि स्लोप है ग्राफ का, जो कि ग्राफ का स्लोप होने वाला है, वो आपका कांस्टेंट है. दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन की एक ही वैल्यू कंसिडर की जाती है, तो वो वैल्यू आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की. हाँ, इतना फर्क जरूर हो जाएगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, जैसे आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो आपका स्टोन है, ये पहले ऊपर जा रहा है, वहां पे मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद वापस आ रहा है. सो व्हेन इट इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, उस वक्त एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी के साथ जो साइन होगा, जो उसकी डायरेक्शन होगी वो कुछ और होगी, एंड व्हेन इट इज कमिंग बैक तो साइन की डायरेक्शन, जो साइन है वो कुछ और होगा, बिकॉज डायरेक्शन ग्रेविटी की कुछ और हो जाएगी। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम पॉजिटिव कब लेते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल रिजल्ट इन इंक्रीमेंट इन वेलोसिटीज। जब भी आप ये देखते हैं, जैसे आपके पास एक्सेलरेशन है जो कि यहाँ पर ग्रेविटी है, जो आपका एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में आपके पास आता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट मींस चेंज इन वेलोसिटी अकरिंग इन अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपके पास ये जो चेंज है, ये चेंज आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो एक्सेलरेशन का साइन डिटरमाइन करता है। देखिए अगर चेंज इन वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी आपका नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ टाइम इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सो द ओनली पैरामीटर विच कैन अफेक्ट द साइन ऑफ योर एक्सेलरेशन इज द साइन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव कब होती है? अगर वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है, बिकॉज दिस इज ऑलवेज द फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी। So your final velocity got to be bigger than the initial one. And when is it possible? It is possible when the velocity is undergoing increment with time. So if your velocity is increasing with time, it will result in positive change of velocity, which will result in positive value of the acceleration. तो आपने ग्रेविटी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह का मोशन हो रहा है। देखिए जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है, when it is approaching a certain height from the ground level, उस वक्त उसका इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वो जब एक सर्टन हाइट, अपना मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद whenever it is going to take a pause for a small moment, though at that time the velocity of the object will be 0. That means when it is going upward, during its upward journey, it is going a decrement in the velocity. Initially the velocity was 40, but as it went on going up and up and up till it achieved the maximum height, at the maximum height it is going to achieve the lowest possible velocity, which is 0, where it is coming to a pause, where it is coming to a rest state for a while. So during the upward journey the object is undergoing decrease in the velocity. That means जब आपका अपवर्ड जर्नी होगा तो आपको उस वक्त एक्सेलरेशन का जो वैल्यू लेना है वो नेगेटिव लेना है। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मोशन अंडर ग्रेविटी में मींस एनी ऑब्जेक्ट विच इज ईदर फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच इज थ्रोन अगेंस्ट द ग्रेविटी, आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू यही रहेगा। तो इस पूरे जर्नी में जो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का वो तो कांस्टेंट ही है, इसका मतलब कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ बनेगा आपका, ये तो क्लियर है। लेकिन उसका साइन चेंज हो रहा है, जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो आपको ग्रेविटी का जो साइन लेना है वो नेगेटिव लेना है। जब वो ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से जब वो नीचे आएगा तो आपके पास ऊपर से नीचे आने वाले टाइम स्पैन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और फाइनल वेलोसिटी फिर से आपकी यू कैन टेक 40 हो सकती है, विच वाज द इनिशियल वन इन द अदर केस। तो अभी आपकी फाइनल 40 हो जाएगी जब वो नीचे आ रहा है, और इनिशियल आपकी कितनी है? 0 है। तो ड्यूरिंग दिस जर्नी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड बी positive, because now when it is coming in the downward direction, acceleration due to gravity is resulting in increase in velocity. तो जो ग्रेविटी इंक्रीज इन वेलोसिटी में रिजल्ट कर रही है वो ग्रेविटी की वैल्यू आपकी हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, राइट? तो ये हमें समझ में आ गया कि हमने दो स्लोप्स, दो स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है जिनके स्लोप एक बार -10 रहेगा और एक बार 10 रहेगा। उसके बाद आपको जो वेलोसिटी की वैल्यू शो करनी है कर्व में, वो जब आपका स्लोप -10 होगा उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आप लेंगे 40 और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आप लेंगे 0। उसी तरह से जब आपका स्लोप +10 हो जाएगा तो आप इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू लेंगे 0 और फाइनल की लेंगे 40। ये इंफॉर्मेशन को अब हमने प्लॉट करना है, ठीक है? देखिए कैसे करते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी व्हाट हैव वी डन हियर। देखिए ये आपका ग्राफ है। अच्छा, ग्राफ अब आप सोचेंगे कि हमने कैसे बना लिया ये ग्राफ। देखिए आपको मैंने इतना तो बता दिया था कि आपके जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो आपने 1 टाइम क्या लेनी है? पॉजिटिव लेनी है, 1 टाइम आपने नेगेटिव लेनी है। ऊपर जाते वक्त नेगेटिव लेंगे, जब आपका स्टोन नीचे आ रहा है तो हमने नेगेटिव।
लेकिन जो हमने ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ में आपके पास वेलोसिटी वैल्यूज चाहिए आपको, और आपको टाइम वैल्यूज चाहिए। आप कहेंगे कि टाइम तो दिया ही नहीं हुआ, टाइम इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू यू। तो टाइम इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द टाइम इंफॉर्मेशन, you have to derive the time information. See, velocity information is very clearly mentioned. The initial velocity when it is thrown up is 40, and when it is going in the upward direction, the final velocity in that case is 0. तो ये हमने हमारे इस part of the graph, the graph which is drawn on the positive side or the positive values of velocities पे draw किया है। ये graph आपका, ये information आपकी यहाँ reflect की गई है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि क्योंकि when you are throwing the object in the upward direction, the stone in the upward direction, in that case the object is moving away from the starting point. तो मैंने आपको बोला है कि जब भी ऑब्जेक्ट आपका अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट जा रहा है, इन दैट केस द वेलोसिटीज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि आपकी जो वेलोसिटीज है वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं, जैसे कि इस ग्राफ में है। यहाँ हमने कभी वेलोसिटीज को पॉजिटिव लिया है, फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द ग्राफ हमने वेलोसिटीज को नेगेटिव भी लिया है। तो नेगेटिव कब लेनी है? नेगेटिव वेलोसिटीज आपने तब लेनी है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट, और पॉजिटिव आपने तब लेनी है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी हम जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज के लिए प्लॉट कर रहे हैं, वहां हम ये इंफॉर्मेशन भी प्लॉट कर रहे हैं दैट द ऑब्जेक्ट is like, it is thrown from it is thrown from the ground level to a certain height with an initial velocity of 40 meter per second. तो ये जो आपके पास 40 मीटर पर सेकेंड है, ये वेलोसिटी क्या है? ये पॉजिटिव वेलोसिटी। Why? Because this velocity is the velocity, or this velocity is showing you the direction of motion when the object is moving away from the starting point. तो ये वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव रहेगी। और इनफैक्ट इस पूरी अपवर्ड जर्नी में जितनी भी वेलोसिटीज आएंगी रास्ते में जितनी भी वेलोसिटीज आ रही है वो सारी ही पॉजिटिव आ रही है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, देखिए आपका जो स्टोन है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट जा रहा है, तो इसका मतलब धीरे 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 उसकी गति कम हो जाएगी, इट विल कम टू रेस्ट एट सम पॉइंट। तो वही हो रहा है कि आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू 0, देखिए ये जो पॉइंट है आपका ओरिजिन, दिस इज शोइंग टाइम t इक्वल्स टू 0। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट द कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी is 40 meter per second, which is positive also because the object is projected away from the starting point. उसके बाद when it is moving away, it is moving away from the starting point, during its course of motion, its velocities are constantly decreasing. As we are progressing in time, the velocities are decreasing at a constant rate. And what is that rate? 10 meter per second square. ठीक है, 10 meter per second square के रेट पे कॉन्स्टेंटली आपका जो वेलोसिटी है वो कम होता जा रहा है, विच इज शोन बाय दिस स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्ट्रेट लाइन का स्लोप इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आने वाला है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन इन इट। व्हाई? बिकॉज द वेलोसिटीज आर डिक्रीजिंग। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है इसका इनिशियल पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि 40 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वेलोसिटी एक्सिस का जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो हमें प्रोवाइडेड है। लेकिन टाइम एक्सिस पे, जहां वो टाइम एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, जहां उसको कट कर रहा है, वो टाइम हमने 4 सेकेंड्स कैसे ले लिया? क्योंकि टाइम का कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ, इनडायरेक्ट तो दिया ही हुआ ऑब्वियसली। तो आपने जो टाइम निकालना है ये 4 सेकेंड्स, हाउ डू यू वांट टू इवैल्यूएट दिस? हाउ कैन यू इवैल्यूएट दिस? ये आप बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। आपके पास एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू चेंज इन द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है क्या है, आपका फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है और आपका इनिशियल वेलोसिटी 40, राइट? टाइम आपको नहीं पता, ये टाइम आपको एज ऑफ नाउ नहीं पता, लेकिन आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पता है, वही आपका एक्सेलरेशन है यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है आपका? इट इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज द मैग्नीट्यूड, बट सिंस this is resulting in decrease in velocity, so we will take -10. We will take -10. यहां से आपके पास टाइम आ जाएगा, टाइम will be equal to -40 upon -10, which is nothing but 4 seconds.
जस्ट नथिंग बट 4 सेकेंड्स। तो आपको इतना पता चल जाएगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया, योर द स्टोन दैट यू थ्रू, उसको मैक्सिमम हाइट अचीव करने में कितना समय लग रहा है? 4 सेकेंड्स का। सो इनिशियली इट वाज एट अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड and it dropped to a velocity of 0 meter per second in time t equals to 4 seconds. यहां से आपको 4 seconds का इंफॉर्मेशन मिल गया, वो 4 seconds का इंफॉर्मेशन आपने यहां शो कर, ठीक है। अब आपके पास क्या होता है कि आफ्टर रीचिंग टू दैट पर्टिकुलर हाइट, इट इज गोइंग टू स्टार्ट इट्स बैकवर्ड जर्नी, इट इज नाउ गोइंग टू अप्रोच इट्स स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर इट एक्चुअली स्टार्टेड द जर्नी। तो अभी केस में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट इज नाउ अप्रोचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट। व्हेन इट इज अप्रोचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वेलोसिटीज आपकी क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। ये कन्वेंशन है जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है कि व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट, आपके पास वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? नेगेटिव। तो अब हमने यहाँ नेगेटिव वेलोसिटीज ले लिए। नेगेटिव वेलोसिटीज में इनिशियली आप नेगेटिव वेलोसिटी का जब जर्नी होगा, मतलब बैकवर्ड जर्नी हो रहा है, जब इट्स वे बैक जर्नी हो रहा है, तो वे बैक जर्नी में आपका जो ये वाला पॉइंट है जिसमें कि वेलोसिटी 0 है, यू नो, टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स पे, टाइम t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स से आपका बैकवर्ड जर्नी शुरू हो रहा है। इसका मतलब उस जर्नी का, मतलब उस हाफ ऑफ द जर्नी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है और फाइनली वो 40 अचीव कर रहा है। इस 40 को हमने यहाँ -40 लिया, मतलब नेगेटिव साइड पे लेनी है सारी वेलोसिटीज, बिकॉज दिस इज द वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अप्रोचिंग द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहां से यहां आने के लिए जो उसको समय लगेगा फिर से 4 सेकेंड्स ही लगेगा, ठीक है। तो आपने इसके आगे भी 4 सेकेंड्स ले लेने हैं, 5, 6, 7, 8, यू हैव टू टेक मोर फर्दर 4 सेकेंड्स, और यहां से आपने एक पॉइंट इवैल्यूएट करना है जहां तक आपका ऑब्जेक्ट जाएगा। सो एट द फाइनल टाइम of 8 seconds, we will see that the velocity which the object has acquired just before hitting the ground is -40 meters per second, and the time, the total time which has elapsed during the entire journey is now 8 seconds. 4 सेकेंड को जाने में लगे तो 4 सेकेंड इसको वापस आने में भी लगेंगे, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लिया हमने। यहां से हमने 2 चीजें निकालनी थी। पहला पार्ट है आपका मैक्सिमम हाइट विच इज रीच्ड बाय द स्टोन। स्टोन ने मैक्सिमम कितना हाइट अचीव किया है वो हमने निकालना है। देखिए, अब अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालना है, बेसिकली मैक्सिमम हाइट उसने जब अचीव किया है दैट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। तो आप बहुत इजीली वो इसमें यूज कर सकते हैं, यू नो, व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देन वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। तो आपके पास जो ये वाला कर्व है, सिर्फ ये वाला जो कर्व है, इसका जो एरिया होगा दैट विल गिव यू द मैक्सिमम हाइट विच इज अटेन्ड बाय द स्टोन व्हेन यू जस्ट थ्रू द स्टोन अप इन द अपर डायरेक्शन। तो उस वक्त जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है, अभी हमने बैकवर्ड जर्नी नहीं दिया कंसिडरेशन में, अभी हम सिर्फ फॉरवर्ड जर्नी ले रहे हैं व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो उस वक्त स्टार्टिंग से लेके उस वक्त तक जहां पर भी वो गया वही उसका मैक्सिमम हाइट है, तो वही आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी जस्ट टेक दिस पार्ट ऑफ द कर्व, दिस स्ट्रेट लाइन, इसके अंडर का हम एरिया निकालते हैं। तो वो जो एरिया होगा दैट विल बी द आंसर टू योर पार्ट 1। देखिए, यही हमने करा, हमने एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। व्हाट आई हैव डन, ग्राफ में मैंने कुछ पॉइंट्स को अपने अकॉर्डिंग नेम कर दिया, आप कुछ भी नेम कर सकते हैं उसको। जैसे ये वाला पॉइंट है जहां पे आपका ये वाला स्ट्रेट लाइन विच इज शोइंग द ग्राफ that is intercepting the y-axis. This point I have indicated as A. Then origin is indicated as B. Then we have C. Then we have D. And then we have E. तो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने इंडिकेट कर दिए। इसमें आपने एरिया ऑफ ABC निकालना है, ABC। इसका एरिया निकालना है इन ऑर्डर टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट विच इज अटेन्ड बाय द स्टोन। तो ये एरिया हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया आप सब जानते हैं, हाफ इंटू बेस टू हाइट होता है। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ यूज करा है और यहाँ से हमने एरिया निकाल दिया है विच इज नथिंग बट पार्ट ए। तो ये आपका आ जाता है 80 मीटर्स, ये आपका आ जाता है 80 मीटर्स। सेकेंड पार्ट में आपने निकालना है नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। अब क्योंकि हमारे पास ये जो पूरा सिचुएशन है, इसमें ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग अ चेंज इन डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ रिवर्सल, इट इज अंडरगोइंग अ चेंज इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम तो नहीं हो सकते क्योंकि डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं रह पा रही है, डायरेक्शन एक
थोड़े समय के बाद चेंज होगी। तो आपका डिस्प्लेसमेंट विल बी द, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो आपके पास जो इनिशियल पोजीशन है, दैट वाज द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी थ्रू द ऑब्जेक्ट, एंड फाइनल पोजीशन इज द पोजीशन वेयर वी रिसीव द फाइनल ऑब्जेक्ट, वेयर वी रिसीव द स्टोन। तो वो आपकी एक ही है। आपका ऑब्जेक्ट गया, घूमकर वापस से उसी पॉइंट पर आ गया जहां से ऑब्जेक्ट ने अपना जर्नी स्टार्ट किया। तो आपका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका क्या होने वाला है? ये आपका 0 होने वाला है। योर नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 बिकॉज आपका फाइनल पॉइंट आपके इनिशियल पॉइंट पे ओवरलैप कर रहा है। जहां से स्टोन ने जर्नी शुरू करी थी, वहीं पर आकर उसने खत्म कर, ठीक है। तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0 एंड देन यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। देखिए, इतना ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट जरा सा भी मूव कर जाता है तो डिस्टेंस तो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो वो गया, वहां से वापस आया, तो डिस्टेंस तो आपका रहेगा ही। अच्छा, वन वे डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से मैक्सिमम हाइट तक जाने का जो डिस्टेंस है वो आपका 80 मीटर है, वो हम निकाल चुके हैं। तो उतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगा ऑन इट्स वे बैक। जब वो वापस आएगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट तक, तो वो सेम हाइट कवर करता हुआ वापस आएगा, सेम हाइट करेगा। So that means the total distance which is covered by the stone will be nothing but double of 80, that is 160 meters. तो ये पार्ट का आंसर आपका रहेगा 160 meters. Right? Okay guys. Thank you for watching the video. See you in the next video.